जय हिंद। क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के एक टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो इसे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ चुके थे और एनसीईआरटी बुक का जो पहला एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग बना चुके थे। हालांकि यह चीज़ जो है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो यहाँ पर दोनों मीडियम में लिखा हुआ है और चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इस चैनल पर दिक्कत नहीं होगी। हालांकि नाम तो सुनने में बहुत लंबा चौड़ा है। यह नाम देख रहे हैं ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बहुत लंबा नाम है, लेकिन इसका मीनिंग जो है ना बहुत बड़ा खास नहीं है, बहुत आसान सा है। इसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहने का मतलब बचपन से 7-8 से तो निश्चित रूप से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसकी परिभाषा को पहले देख लेते हैं, तब समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो हिंदी में देखा जाए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा कि भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या जिसको हम लोग हिंदी में क्या इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं, और अभाज्य संख्या है ना जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका भाज्य का इंग्लिश हो गया कंपोजिट नंबर, अभाज्य का इंग्लिश हो गया प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग ना लगे, सिर्फ 1 और खुद को छोड़कर, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। पिछले क्लास में भी आप लोगों को हमने बताया था, जैसे अभाज्य संख्या में क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद आपका 11 हो गया। इस तरह से बहुत सारे संख्या के बारे में हम लोग सोचे हुए थे। तो ये सभी संख्याएं जो है आपका अभाज्य संख्या होगा। और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या हो गया, तो इस सभी को छोड़कर जो भी संख्या बच जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3 के बाद 4 हैं, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 के बाद 12। इस तरह से ये 8 के बारे में सोचिए, यह 8 जो है आपका 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है यानी विभाजित होता है, और उसके बाद 8 से भी विभाजित होता है। इस तरह से कम 4 संख्याओं से यह विभाजित हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें या तो 1 से विभाजित होगा ये, या तो सिर्फ आपका यह खुद से विभाजित होगा, इसलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। गुणनखंड तो आप लोग समझते होंगे, फैक्टराइजेशन तो समझते होंगे, है ना। अगर नहीं समझते हैं तो अभी जो एक्शन हम करेंगे गुणनखंड निकालने में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज हो गया आपका भाज्य और अभाज्य। तो यहाँ पर क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेसेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। और इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अब यहां पर समझिए कि 12 को देखिए तो 4 इंटू आप 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो गया इसका गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। यह क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसमें गुणनखंड इसका 12 का गुणनखंड में 4 आता है, 3 आता है, लेकिन यह 4 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं।
अब यहां पर देखिए कि 2 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, यह 2 भी प्राइम नंबर है, यह 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसमें सब प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें जो है हमारा 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। याद रखिएगा, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, है ना। मेरे मुंह से प्राइम नंबर ही निकलेगा, परेशान नहीं होइएगा। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं कह सकते। अब देखिए 12 में जो जो संख्या आया, अगर हम 14 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो यह 7 × 2 होता है। 7 भी आपका प्राइम नंबर है, 2 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं 14 का यह कैसा गुणनखंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसके बाद हम लोग 24 लेते हैं, क्या लेते हैं, 24 लेते हैं। तो 24 को हम लोग 2 × 2 × 2 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर भी देखा जाए कि इस 24 को अगर कोई ऐसे लिख देता 4 × 6, 24 को कैसे लिख देता 4 × 6, तो ये फैक्टराइजेशन तो होता, लेकिन यह प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए जितने भी 2 2 2 हैं और 3 है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर्स है। भले 3 बार 4 बार आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 बार आ जाए ये 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं और इसको हम सिर्फ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस चीज में हम उम्मीद करते हैं आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अब ये कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जितना भी आप करते हैं वह यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। यूनिक और अद्वितीय का मतलब हुआ एकलौता, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एकलौता का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, गांव देहात में किसी के घर में जो है एक ही बच्चा है, तो एक ही लड़का है, तो क्या कहेगा उसको, एकलौता बेटा है वो, और 4 बहन है। अगर किसी के घर में एक ही बेटी है और 5-6 भाई हैं, तो क्या हो गया, एकलौती बेटी हो गई, यानी कि यूनिक, उसके अलावा कोई दूसरा संतान बेटी उसको है नहीं, तो वो क्या कहलाता है, यूनिक कहलाता है। तो अब याद रखिए, एकलौता का ही मतलब होता है यूनिक या अद्वितीय होता है। तो ये जितने भी फैक्टराइजेशन हमारा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक दूसरे से कोई नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 12 का जो प्राइम फैक्टर, इसको हम लोग खाली ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो इसमें देखिए कि 2 × 2 × 3 है, यानी 2 पर पावर 2 × 3 है, और 24 भी अलग है भैया। इसमें 2 जो है 3 बार आया हुआ है और 3 एक बार आया हुआ है। 2 जो है 3 बार आया हुआ है और 3 जो है एक बार आया हुआ है। तो ये चीज इससे मेल नहीं खाता है, इसका ये इससे मेल नहीं खाता है। इस तरह से आप जितने भी संख्या का निकालेंगे ना, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 20 का निकाल रहे हैं, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, है ना। 2 हो गया प्राइम नंबर, 2 हो गया प्राइम नंबर, 5 हो गया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो गया। तो ये चीज जो है जो भी आया। अब 30 का अगर निकालते हैं तो 3 × 2 × 5 लिखते हैं हम लोग। देखिए इसका जो चीज आया और इसका भी जो चीज आया, ये क्या है, आपका यूनिक है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर यह 20 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 लिखते हैं, क्या 2 × 5 × 2 लिखने में कोई अंतर है, 5 × 2 × 2 लिख देने से क्या कोई अंतर होता है? तो आपको यह देख के समझ में आ रहा होगा कि भैया इसमें कोई अंतर नहीं है, काहे हम लोग को बकलोल बना रहे हैं। इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा, 20 ही आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा।
तो ऑर्डर जो इसका है, ऑर्डर कहने का मतलब इसका लिखने का क्रम, लिखने के क्रम पर नहीं जाना है कि नहीं। अब ये नहीं कहेंगे कि ये सर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों एक ही हैं। ऑर्डर नहीं, इसमें 2 बार 2 आया है, 5 एक बार आया है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी 2 बार आया है, 5 एक बार ही आया है। इसमें भी 2 बार आया है, 5 जो है एक ही बार आया है। तो ये सब एक ही चीज का नाम है, एक ही चीज है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, यूनिक कह सकते हैं। और यहां पर देखिए आपको बोला भी है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना, क्रम के बिना यानी कि क्रम के बारे में नहीं सोचना है। इंग्लिश में भी देखिए कि अपार्ट फ्रॉम, छोड़कर, द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो ऑर्डर जो होता है उसको छोड़कर बात कीजिए भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर जो होता है उसको छोड़कर बात कीजिए। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि मान लिया जाए कि हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए दिए एक क्लास में, 40 का निकालने के लिए दिए, तो यह क्या लिखेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख देगा। अब कोई बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकता है। 40 को 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता है। अब बताइए किसी का गलत हम कर सकते हैं, नहीं गलत कर सकते हैं। अगर कहीं गलत कर दिए तो ये जो रूल कह रहा है कि ऑर्डर से इसका कोई मतलब नहीं रहता है। सबसे पहले तो रूल हम तोड़ेंगे, और रूल तोड़ेंगे उसके बाद बच्चा भी कहेगा कि क्या बुड़बक मास्टर है, कुछ नहीं जानता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस 40 में देखिए 2 जो है 3 बार शामिल है और 1 बार 5 शामिल है। इसमें 2 जो है 3 बार शामिल है, 1 बार 5 शामिल है। 2 जो है इसमें 3 बार शामिल है, 1 बार 5 शामिल है। और यह 40 का, उसके बाद 20 का, 12 का, 14 का, 24 का, 30 का, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखिए, सबका अलग अलग होगा यानी कि यूनिक होगा। तो अब इतना सा समझने के बाद जो है हम लोग इसमें जो एक्सरसाइज है आपका 1.2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए 1.2 को देखते हैं। 1.2 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद इसको हिंदी में समझ सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला नंबर हमको यही समझ में आ रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालना है, 140 का। तो 140 के निकालने के लिए क्या करेंगे, 140 जो है 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित हो जाता है, तो यह 70 बचा। यह 72 से डिविजिबल है तो 35 हुआ, विभाजित हो जाता है। फिर 5 से डिविजिबल है 35, तो यह 7 5 35 हो गया। यानी कि 140 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। अब दूसरा नंबर इसमें देखिए क्या कह रहा है, 156। तो 156 में हम कैसे समझेंगे कि यह 2 से डिविजिबल है, 2 से यह विभाजित होगा। तो समझने का तरीका है कि किसी नंबर के लास्ट में अगर सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है, तो वह 2 से डिविजिबल होता है। तो यह 2 से डिविजिबल है 7 बार और यह 8, फिर यह 2 से डिविजिबल है 3 और 9, यह 13 से डिविजिबल है 13 39। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 3 लिख दिए, है ना। इसको ऐसे भी कोई लिख दे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, क्योंकि ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसको यह जो हमेशा होता है यूनिक होता है। इसके बाद आपका है 3825। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 होता है, तो वह आपका निश्चित रूप से 5 से कटता है।
तो 5 से यह डिविजिबल है। 5 7 35, 3 2 32 हुआ, 5 6 30, 5 25, 5 7 35। फिर यह 5 से कट जाएगा तो 5 1 5 और यह 5 25, अब 5 दिया 15, 153 हो गया। अब 153 जो है 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, अब फिर 17 या 51 है ना, 17 से 3 बार में 51 आपका कट जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 × 3 × 17 × 3, इसको आप 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 भी लिख सकते हैं, या 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 5005। 4 नंबर में क्या कहता है, 5005 है, तो इसके अंत में 5 है, तो 5 से यह डिविजिबल है, 1001 आ जाएगा आपका। अब फिर देखिए 1001 आ गया, और ये नंबर किससे डिविजिबल है इसको हम लोग पता लगाते हैं। सबसे पहले यह नंबर तो आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ऑड प्लेस पर जितने भी डिजिट आते हैं उसको ऐड कर दीजिए, और इवन प्लेस पे यानी कि सम स्थान पर जो भी नंबर आते हैं उसको ऐड कर दीजिए। अगर दोनों का वैल्यू बराबर है तो वह 11 से कट जाता है, यह पता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो 1001 को डिवाइड करते हैं हम लोग 11 से, तो 11 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में हो गया आपका, कितना हो गया, 99। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, एक बार में कट गया, तो 11 से 91 आता है। और इसको हम लोग यदि डिवाइड कर दें 13 से, 13 7 91 है ना, 13 × 7, 13 का अगर टेबल आपको याद होगा 13 का टेबल, तो 13 7 × 91 होता है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 11 × 13 × 7, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो है आपका यही चीज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर भी देख ही लेते हैं। 7429 दिया गया है, तो 7429 जो है, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। 7429 है ना। सबसे पहले यह जो नंबर है आपका, यह डिविजिबल है आपका 17 से, है ना। तो 17 से जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7429 को, 7429 ही दिया हुआ है, 7429, 7 2 34, 7 51, 3 बार में हो गया 51, 17 चौके 68, 4 बार में 68 हो गया। देखिए भाई, हिंदी में हम लोग थोड़ा सीखे हैं तो इसीलिए समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 14 में 8, 6 हुआ, यह 0 हुआ, 2 हो गया, 17 51, 17 51, तो यहाँ 1 आया और यह 9 आया, और 17 51, 17 68, 17 5 85, 17 6 2 से 17 7 19 से 1 1 9, यानी कि 437 टाइम्स में ये आपका कट जाता है। अब इसको जो है आप 19 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो 19 से डिवाइड कर देते हैं भैया हम लोग। 437 को किस से डिवाइड कर दिए, 90 से। 19 दूना 38 होता है, 38 2 और फिर 3, तो यह 5, 19 तिया 57, तो 19 से जो है 23 बार में कट जाता है। इस तरह से 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23 हो जाएगा। हालांकि यह प्रॉब्लम जो है ना,
आप लोग बनाइएगा। अगर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आपको कैसे पता चल गया कि यह जो है 17 से डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल है और 23 से डिविजिबल है। तो पता हम लोग को बनाते बनाते चल ही जाता है, लेकिन इसका रूल क्या है पता लगाने का? शुरू से स्टार्ट कीजिए। 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से है, नहीं है। 4 से है, 4 से डिवाइड करके देखें, नहीं है। और 5 से डिवाइड तो करेंगे ही नहीं, लास्ट में 9 है। 6 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। इस तरह से डिवाइड करके जब देखेंगे आप अनुमान लगा के, तो आपको पहला नंबर मिलेगा 17। 17 के बाद जो भी नंबर मिला फिर उसमें हम सोचेंगे कि वह किससे डिविजिबल है। शुरू से ही सोचना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। और जितने भी रूल हैं डिविजिबिलिटी का उसको याद रखिएगा। जैसे हम कभी इसको 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। और कोई भी सम संख्या से जल्दी इसको डिवाइड करेंगे ही नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका विषम संख्या है। 16 का पहाड़ा आप देख लीजिए, है ना, तो लास्ट वाला संख्या हमेशा सम संख्या आता है। और 17 का पहाड़ा देख लीजिए, 17 के पहाड़े में जितने भी नंबर आते हैं वो विषम संख्या, लास्ट वाला जो डिजिट आता है वो विषम संख्या आता है। तो इस आधार पर 2 का मल्टीपल जितना है उससे तो इसको डिवाइड ही नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है इस तरह से हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं कोई भी संख्या किससे विभाजित होती है। इसको शुरू से ही सोचना पड़ता है, यहाँ पर कोई जादू नहीं है। इसके बाद हमारा क्या कहता है दूसरा नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है, इसमें से एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाकी 2 प्रॉब्लम आसानी से बना लेंगे। ये दूसरा नंबर में एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि आप लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं। क्या होता है? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं, है ना, बचपन से ही सीखे हैं। तो एलसीएम भी, एचसीएफ जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें 2 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 2 नंबर होता है। और एलसीएम चलिए यहाँ के लिए, इस एलसीएम तो हम लोग 2, 3, 4 बहुत सारे नंबर का एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 2 नंबर ही लेते हैं, 2 नंबर्स ही लेते हैं। और यहाँ भी हम लोग क्या किए, 2 नंबर्स ही लिए। हालांकि 2 नंबर का ही ऑपरेशन इसमें एक साथ होता है, ऑपरेशन एचसीएफ निकालने में भाग देते हैं तो 2 ही नंबर के बीच में भाग देते हैं, फिर उसका एचसीएफ जो निकलता है फिर उससे तीसरे को भाग देते हैं, फिर उससे जो एलसीएफ निकलता है उससे चौथे को। अगर 3-4 नंबर का एक साथ एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया है तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 ही नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो 2 नंबर, एक नंबर ए हो गया और दूसरा नंबर बी हो गया। 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, एक नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर आपका बी हो गया। तो अब यहाँ फॉर्मूला पे आइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, इस दोनों का जो एचसीएफ निकला और इस दोनों का जो एलसीएम निकला, दोनों एक दूसरे के का प्रोडक्ट जो होता है वह बराबर होता है। हालांकि ये चीज पढ़े भी होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको यह 4 संख्या में से कोई एक नहीं दिया रहेगा। जैसे कहेगा कि एचसीएफ बताइए, जबकि दोनों नंबर दिया रहे और आपको एलसीएम दिया रहे, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको कहे कि एलसीएम निकालिए, अगर एचसीएफ और ए और बी दिया हुआ है तो ए इंटू बी करके आप डिवाइड कर देंगे, क्या किससे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ तो हमको लगता है पहले से ही जान रहे होंगे। अब यहाँ पर दूसरा नंबर हम लेते हैं 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के इसको वेरीफाई करना है। ये चीज़ को वेरीफाई करने का मतलब हो गया सत्यापन करना है। तो सत्यापन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 510 है, 510 है और यह 92 है।
तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं। तो 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 हो गया, और 17 तिया 51, 17 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में, यानी कि 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू कितना हो गया भैया 3 हो गया। इसके बाद 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यह 4 हो गया, 6 हो गया, यह 2 से 23 हो गया, और कुछ नहीं हो सकता है। 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब याद कीजिए कि एलसीएम जब हम लोग निकालते थे क्या लिखते थे, जो चीज मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, और कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। अब फिर इसके बाद 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 3, इस तरह से कर, ये हो गया एलसीएम। और इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, जो चीज कॉमन है वही इसका एचसीएफ होता है। और इस एचसीएफ को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से भी निकाल सकते हैं। ये चीज हम लोग सीखे हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज और सीख लीजिए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, कर दिए, उसके बाद इसमें जो चीज मेल खाएगा, मिलेगा दोनों में, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट जो है क्या होता है इसको देखिए। तो इसका प्रोडक्ट जो है, इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये 23 इंटू 3 जो है यहाँ डाल देते हैं, तो सब का प्रोडक्ट जो है देखिए हम गुना किए हुए हैं, और यह 23460 आता है। क्या आता है, 23460 आता है, और यह आपका एचसीएफ तो 2 है ही। अब वेरीफाई हमको करना है, जांच करना है, तो जांच करने में क्या लिखते हैं हम लोग, दोनों नंबर का गुणनफल एलसीएम गुना क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो पहला नंबर जो है आपका 510 है, 5110 है, और दूसरा नंबर जो है आपका 92 है, इक्वल टू एलसीएम आपका निकला हुआ है 23460, एचसीएफ निकला हुआ है 2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, आप गुना कीजिएगा ना, तो देखिए यही चीज आएगा, यह आपका 46920 आ जाएगा। अब फिर इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 से, तो यह भी आपका 46920 हो जाएगा। तो दोनों साइड जब बराबर हो गया, अंत में लिख दिए कि अतः सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भी बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भी बनाएंगे और तीसरा भी बनाएंगे, क्लियर है। उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3-3 नंबर दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ये तीनों प्रॉब्लम का, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं, तो अब तो आप लोग समझ ही गए हैं, फूसफास हो गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर पहला नंबर उठाते हैं, इसमें 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 यानी कि 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो यह 12 हो जाता है। अब 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये छोटकनियाँ हैं, इसीलिए हम लोग को इस तरह से डिवाइड नहीं करना पड़ता है, 3 से फिर 5 से फिर कुछ इस तरह से टेबल बना के करते हैं ना। तो इसको हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिख दिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 इंटू 3 जो है आपका 21 हो गया। अब इस तीनों में जो कॉमन होगा ना, तीनों में जो हमारा कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा, यानी कि ये 3 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 3। और एलसीएम जो लिखिएगा ना, तो पहले जो निकला 3 निकला उसको लिख दिए, बाद बाकी जितना भी कॉमन था सबको भूल गए हम लोग,
3 को भूल जाइए, इसमें इस 3 को भूल जाइए, इसमें इस 3 को भूल जाइए, और जो बच गया उसको इसके साथ लिख दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए इसको गुना तो कर ही सकते हैं आप लोग, इसका प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद हम लोग को दूसरा नंबर में दिया गया है 17, 23 और 29। अब ये तीनों नंबर जो है ना, तीनों नंबर अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। या तो ये एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा। मतलब ये सब जो नंबर होते हैं ना, बड़ी स्वार्थी टाइप के हैं। गांव देहात में देखते हैं ना कि कोई कोई आदमी बड़ी स्वार्थी होता है, किसी से मतलब नहीं रहता है। कुछ मांग दीजिए तो झगड़े कर लेगा, कुछ दीजिए भी तो भी झगड़े कर लेगा, कहेगा कि क्या क्या हमको जहर तहर देने के लिए आया हुआ है, गंदा चीज देने के लिए आया हुआ है, तो झगड़े कर लेगा, दीजिएगा भी तो उसी तरह से नंबर भी कुछ ऐसा ही है। ये नंबर ऐसा है जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, या तो खुद से कटेगा या नहीं तो 1 से कटेगा। अब इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इसका उपाय है, इस 17 को 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 1 एक ऐसी संख्या हो गई जो तीनों में कॉमन है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ जो है 1 हो जाएगा, और एलसीएम जो हो जाएगा इस 1 को छोड़कर जो बचा, और या 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इस सब को मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लीजिएगा भैया, है ना। इसको नए अगर मल्टीप्लाई के लिए जानते हैं तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, है ना, छोड़िएगा नहीं इसको। अब इसके बाद ये लास्ट 3 नंबर हम उठाते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इस 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब इसमें नया समस्या हो गया, इसमें देखिए कोई कॉमन है ये नहीं है, कोई कॉमन है नहीं है, उभयनिष्ठ कोई नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब जैसे मान लिया जाए कि तो यहां पर क्या हो गया, आपका 1 ऐसा संख्या हो गया जो तीनों में कॉमन है, इसलिए हमारा HCF इक्वल टू 1 हो गया, और LCM जो हो जाएगा इस सबको इसमें से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यानी कि ये आपका 8 इंटू 9 इंटू 25 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या कहता है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, और LCM जो है इसका ज्ञात करना है। तो LCM अभी तुरंत हम चर्चा किए थे कि 2 नंबर आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 नंबर जो दिया गया है, पहला नंबर है आपका 306 और दूसरा नंबर जो है आपका दिया गया है यहाँ पर 657, और इसका एलसीएम जो है ए और बी का, देखिए 306 के जगह पे ए लिख दिए हैं, बी 657 के जगह पे हम बी लिख दिए हैं। तो एलसीएम जो है इस बुक में दिया गया है और ज्ञात करना है, तो इसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और एचसीएफ जो है इसका ए और बी का दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, 9 दिया गया है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल जो होता है वह एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो दोनों को के प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो 306 इंटू 657 बाय क्या हो गया, 9 हो गया। ये दोनों संख्या जो है 9 से कटेगा निश्चित रूप से। एचसीएफ का मतलब यही होता है, जिसका भी एचसीएफ आप निकाल लिए वो दोनों संख्या को काटेगा। अब 9 से इसको भी कटा सकते हैं, 9 9 27, 28 29 30, अन्ना चौके 36, तो 34 गुना 657, 657 गुना 34,
यानी कि 657 इंटू 34 तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो भाई आप लोग कर लीजिएगा, समझ गए ना। टाइम चलिए आप ही का बचेगा, कम से कम मेरा टाइम भी बचेगा और कम समय में ज़्यादा हम लोग खींच पाएंगे। तो खैर, तो इसी तरह से आप लोग का 4 नंबर भी बन गया। और उसके बाद 5 नंबर क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर 6 पर पावर n दिया रहे क्वेश्चन नंबर 5 में, और n जो है कैसी संख्या है आपका, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो समझते हैं ना आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 6 पर पावर 1 दे दीजिए तो 6 ही होगा, 6 पे पावर 2 दे दीजिए तो 36 होगा, 6 पे पावर 3 दे दीजिए तो 36 इंटू 6 200, 200 छः के 36 के 6, अच्छा तो ये 18 18 19 20 21 216 हो जाएगा। 6 पे पावर 4 दे दीजिए तो जो कुछ भी आएगा ये लास्ट वाला डिजिट जो है 6 ही आएगा, ये लास्ट वाला डिजिट जो है आपका 6 ही आएगा, ये लास्ट वाला डिजिट जो है आपका 6 ही आता है। और सब भी पावर डाल के देख लीजिए, n के जगह पे 4 डालें, n के जगह पे 5 डालें, कुछ भी डालिए तो 6 ही आएगा। और ये हमको पूछ रहा है कि क्या यह 0 से अंत हो सकता है, कि ऐसा कोई भी n का मान ले इस जगह और उसको हम गुना करें तो वहां 0 आ सकता है, ये पूछ रहा है। तो इस ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 6 पर पावर आपका 7 है, तो 6 पर पावर 4 इंटू 6 पे पावर 3, 6 पे पावर 4 का जो वैल्यू है ना, तो 6 के 36 के 6, 6 3 9 और 6 दूना 12, 1296 आता है। 1296 गुना 6 पर पावर 3 है तो 216 आता है। देखिए लास्ट में इसमें भी 6 है, लास्ट में इसमें भी 6 है, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लास्ट में 6 ही आएगा, 0 आने का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर है। तो 0 तभी आता है जब किसी संख्या, कैसी संख्या हो, जब किसी संख्या जिसका अंतिम डिजिट 0 हो या 5 हो, जिसका अंतिम डिजिट 0 होगा या 5 होगा या उसमें 2 आएगा, तभी वह 0 हो सकता है। और एक चीज हम यह भी जान रहे हैं कि किसी भी संख्या का, किसी भी प्राकृत संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वह यूनिक होता है, यूनिक होता है। अब यहां पर 6 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हमेशा वह डिजिट इंड करेगा 6 से ही। इसीलिए यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि यह संख्या जो है यह 0 से कभी अंत नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इस चीज को देख लीजिए, है ना, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 6 पर पावर n दिया गया है और n जो है आपका नेचुरल नंबर है। और ये जो देख रहे हैं ना इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं कि n सदस्य है नेचुरल नंबर का, है ना, एलिमेंट ऑफ पढ़ते हैं इसको, इस सिंबल को। अब देखिए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगा। यानी कि इफ 6 पर पावर n ends with 0 then it must be divisible by 5 for any value of n। n के किसी भी वैल्यू के लिए अगर 6 पर पावर n 0 से समाप्त होता है तो उसमें 5 जो है, 5 से वह डिविजिबल होना चाहिए, 5 से वह विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अर्थात 5 उसका गुणनखंड होना चाहिए, 5 उसका गुणनखंड होना चाहिए। अब जैसे देखिए 10 है तो देखिए 2 गुना 5 हुआ, इसका 5 गुणनखंड है ना। 20 है तो 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो 5 एक गुणनखंड है ना। उसके बाद मान लीजिए 100 है तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 लिख सकते हैं। देखिए 5 जो है इसका गुणनखंड है ना,
तो जितना भी जीरो से समाप्त होता है उसमें 5 एक गुणनखंड होना ही चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा बात नहीं है, इसका मतलब हो गया कि 6 पर पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, दैट इज 5 एज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पर पावर n। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि 6 पर पावर n को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर 6 पर पावर n यानी कि 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 4 कुछ भी आएगा और उसका गुणनखंड करेंगे तो हमेशा गुणनखंड में 2 और 3 ही मिलेगा, आपको 5 नहीं मिलेगा। इसी बात को हम लोग लिख रहे हैं कि लेकिन जब 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या 2 और 3 मिलता है, 5 नहीं मिलता है, 5 आपका नहीं मिलता है। तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पर पावर n कंसिस्ट ओनली 2 and 3 या कंसिस्ट 2 and 3 ओनली, नॉट 5 एट ऑल। 5 को तो एकदम कंसिस्ट करता ही नहीं है। तो ये चीज हमको समझ में आ गया, 5 नहीं मिलता है। अब कहता है कि अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है नेचुरल नंबर का यूनिक होता है, और यूनिक भी होता है, और इसमें किसी हाल में 5 घुस नहीं सकता है। ये यूनिक है भैया, 2 और 3 ही मिलेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम लोग इसके सपोर्ट में डाल दिए कि 5 तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता है। जब 5 नहीं हो सकता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह निश्चित होता है कि 5 इसका गुणनखंड नहीं है, अतः 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हम समझते हैं कि लिख ही लेंगे सुन सुन के सब, चूँकि सबका हम बता दिए हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि यह नंबर और यह नंबर जो है भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर तो हम लोग उसी को न कहते हैं जो क्या कहते हैं प्राइम नंबर नहीं होता है कि नहीं। प्राइम नंबर तो समझ रहे होंगे भैया, बहुत बार आप लोगों को बता दिया गया है, उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है कि ना, जो किसी से न कटे, या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भाज्य संख्या में ये 1 से तो कटेगा ही और खुद से भी कटेगा, और इसके बीच जो है सेल्फ से डिविजिबल होता है, और इसके बीच जो है कोई और संख्या से भी डिवाइड हो गया तो इसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12 है, ये 1 से तो कटेगा ही और उसके बाद 12 से भी कटेगा, इसके अलावे 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। तो इसके बीच में कुछ आ गया और भी अंगूर फड़ गया, 2 अंगूर के अलावा 3 अंगूर और फड़ गया, आ गया है, तो यह जो है आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। अब वही चीज दिखाना है यहाँ पर। इसको दिखाने के लिए हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 × 11 + 1 हो गया। 13 इससे भी निकल गया और इससे भी निकल गया, बीच में प्लस बच गया और 13 बाहर निकला तो 1 हो गया। तो 13 × अब यह 7 × 11 तो यह 77 होता है, 77 × 1 = 78 हो गया। अब ये संख्या जो भी है, यह संख्या आपका जो भी है वह संख्या 13 से भी डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है, 78 से भी डिविजिबल है यह, और उसके बाद तो ये संख्या जो होगा, कहने का मतलब यह संख्या आपका कितना हो जाएगा, 13 × 78 कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाता है आपका, तो इसका गुना करने पर, जोड़ने पर 1014 आता है, और हो सकता है जो भी आए आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। तो यह जो संख्या है 1014 जो है आपका, इससे भी कटेगा,
2078 से भी डिविजिबल है, और उसके बाद जो है एक 1014 से भी डिविजिबल है, और 1 से भी डिविजिबल है, विभाजित है। तो बीच में दो ऐसा संख्या मिला ना जिससे यह डिविजिबल है, विभाजित होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो बस यहाँ पर इतना लिखकर अंत में लिख देना है कि दिया गया संख्या जो है, संख्या 13 एवं है ना 78 से भी विभाजित होती है, अतः यह जो है भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह से इसको भी हम लोग देखेंगे, इसमें 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और × 1 प्लस 1 हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि जो भी इसका वैल्यू आएगा, मान लीजिए z आएगा, इसको गुना करके सॉल्व करके, तो यह z से डिविजिबल है, यह 1 से डिविजिबल है, इसके अलावे यह एक 5 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर इतना भी लिख दीजिएगा कि दिया गया जो संख्या है, दिया गया संख्या या दी गई संख्या, दी गई संख्या 5 से भी विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अतः यह क्या है भैया, अतः यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा भाई। इसमें दिया गया है क्या कि दो लड़का हैं, एक सोनिया है जो कि 18 मिनट में मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और एक रवि है जो कि 12 मिनट में मैदान का चक्कर लगाता है, और दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए फिर कितने देर के बाद मिलेगा। जैसे देखिए कि यह आपका एक मैदान है, यहाँ पर आपका जो है रवि हो गया, ये हो गया आपका रवि, ये हो गया आपका रवि, और ये हो गई आपका सोनिया, है ना, दोनों एक ही जगह से। और ये जो है 18 मिनट में और ये जो है 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो जब दोनों चक्कर लगाना शुरू, ये भी इधर ही चक्कर लगाएगा, ये भी इधर ही दौड़ेगा। जब दोनों दौड़ेगा तो फिर उसके बाद ऐसा होगा, चूंकि रवि तो तेजी से दौड़ता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रवि जो है 4 चक्कर लगा लिया तो सोनिया 3 ही चक्कर लगाई है। तो उस स्थिति में दोनों मिलेगा कि नहीं, तो कितने देर के बाद फिर मिलेगा। तो सिंपल है, इसका आप जो है क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए 18 का जो गुणनखंड है 3 × 2 × 3 होता है, 12 का जो गुणनखंड है 2 × 2 × 3 होता है। अब इस दोनों का एलसीएम जो है कितना निकल गया आपका 36। तो यही 36 मिनट्स हो गया, यानी कि 36 मिनट के बाद जो है दोनों एक दूसरे से मिलेगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 शुरू से अंत तक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।